नमस्कार, फार्मा विजन के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकाश वेद और ये हमारा प्रयास है कि मंथली फार्मा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएं। फार्मा विजन फार्मा लोग द्वारा क्रिएट किया एक नया इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े सारे आयामों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हमारे साथ हर सेशन में पैनल एक्सपर्ट जुड़ते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे पैनल एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैम, आप डायरेक्टर हैं जीएनआईटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्रेटर नोएडा में। दूसरे पैनल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर रणधीर दहिया सर, आप प्रोफेसर हैं एमएमयू यूनिवर्सिटी अम्बाला में। तीसरे पैनल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेश जैन, आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड नर्सिंग मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल में। और चौथे पैनल एक्सपर्ट हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर यूएस शर्मा सर, आप डायरेक्टर हैं सर मदन लाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इटावा उत्तर प्रदेश से। तो हम लोग मंथली फार्मेसी अपडेट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज की खबरों की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार लगभग 54% फार्मासिस्ट यह मानते हैं कि इस बड़ी भयानक कोरोना महामारी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर हल्का असर डाला है। वहीं दूसरी तरफ 31% पार्टिसिपेंट जो कि फार्मासिस्ट थे, उनके मुताबिक इस कोरोना महामारी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसका कारण इंक्रीज डिमांड ऑफ स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ की डिमांड बढ़ना है। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ में कमी होने के कारण हेल्थ केयर प्रोफेशनल का वर्किंग आवर्स बढ़ा है, जिसकी वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है। दूसरा बड़ा कारण जो है वो कोविड पेशेंट से हेल्थ केयर प्रोफेशनल का डायरेक्ट कनेक्शन, नजदीकी संपर्क में रहने के कारण उनको और उनके परिवार को कोविड संक्रमण का खतरा है। तो मैं यहाँ पर हमारे पैनल एक्सपर्ट डॉक्टर यूएस शर्मा सर से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो सर्वे किया था रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के पार्टिसिपेंट शामिल थे। तो क्या इस तरह की मानसिक बीमारी हमारे देश में भी, इंडिया में भी फार्मासिस्ट को प्रभावित कर रही है? और प्रभावित कर रही है तो हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो फार्मासिस्ट का वर्कलोड कम करने की दिशा में क्या प्रभावी कदम करने जा रहा है या उसको करने चाहिए? यूएस शर्मा सर। थैंक यू डॉक्टर आकाश। सबसे पहले गुड इवनिंग टू माय जो भी मेरे पैनलिस्ट हैं सबको गुड इवनिंग, एंड जो भी व्यूअर्स हैं सबको गुड इवनिंग मेरी साइड से। मैं डॉक्टर यूएस शर्मा, डायरेक्टर सर मदन लाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इटावा उत्तर प्रदेश। डॉक्टर वेद, जैसा आपने भी थोड़ा सा ब्रीफिंग किया है इसमें कि जो रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है वो बेसिकली फार्मासिस्ट के इंटरेस्ट को देखती है। तो आपने जैसा बताया था कि इसमें क्या था कि उन्होंने जो एक सर्वे किया था तो इसमें नियरली 959 वो लिए थे, उन्होंने कैंडिडेट्स को लिया था और 959 कैंडिडेट्स पर सर्वे किया था। इसमें जो सर्वे किया था वो बेसिकली डिफरेंट सेगमेंट से लिए थे। जैसे फार्मासिस्ट हैं वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस में काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट सेगमेंट के लोगों को लिया था। तो सिमिलरली एक्चुअली क्योंकि कंडीशंस वही हैं, अगर अपना इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशंस वही है। और बेसिकली जो दिक्कत है हमारे साथ में, क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ है, तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, वो सबसे पहले उनको झेलना था, सारी चीजें उनको झेलनी थी। तो जैसा कि आप जानते हो कि इस कोविड टाइम में क्या है कि सबके लिए बड़ा एक मेंटल वेलबींग सभी की गई है। ऐसा नहीं है कि सभी का इमोशनल एंड मेंटल जो वेलबींग है सभी का कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो फार्मासिस्ट का ही हुआ है। अगर हम घर पे हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं, जब भी एक लॉकडाउन था तो 4-5 महीने का जो भी एक लॉकडाउन था, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उस स्टेज से गुजरे हैं।
हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनका एक नॉर्मल रूटीन नहीं हो पाया, हम लोग भी एक नॉर्मल हमारे ऑफिसेज वगैरह के जो भी काम थे तो वो भी हमारे नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में भी वो हुआ है। अब फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जैसा आपने भी बताया था, तो फार्मासिस्ट क्योंकि फ्रंट लाइन में रहे हो, और तो इसके साथ में क्या हुआ है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आए, तो पेशेंट आने पे क्या है कि हम सब जानते हैं कि फार्मासिस्ट का एक लिमिटेड ही स्टाफ है, एक देयर इज स्कैरसिटी ऑफ स्टाफ। अब क्योंकि पेशेंट ज्यादा है तो पेशेंट ज्यादा आने पे उनका 100% लोड बढ़ा, जैसे आपने भी मेंशन किया है कि लोड बढ़ा, उसके साथ में स्टाफ का एक डेफिशिएंसी है, और उसके बाद में क्या है कि उनका क्योंकि एक लंबा टाइम तक उन्हें काम करना पड़ा, उन्हें एक गैप ही नहीं था कि एक लॉन्ग टाइम तक आप, इवन बहुत सारे ऐसे थे कि वो रात रात भर काम कर रहे हैं, दिन दिन में पूरे दिन काम कर रहे हैं। उसके साथ में उन्हें ये भी डर था कि कहीं ऐसा हो कि अगर हम एक्सपोजर करते हैं तो हमारी फैमिली को, क्योंकि एक ट्रांसमिशन वाला था, एक दूसरे से फैल रहा था, उन्हें ये भी कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो फैमिली मेंबर है, हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो ओल्ड एज के जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो। तो 100% ये मेंटल वेलबींग एंड मेरी ओपिनियन में 100% मेंटल वेलबींग एंड इमोशनल जो स्टेटस था वो चेंज हुआ है। बाकी का अगर हम सरकार की बात करते हैं तो एज सच मेरी एक ओपिनियन है, एज सच अभी कोई खास एक्शन सरकार ने नहीं लिया है कि हाँ भाई उनके लिए स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट के लिए कोई ऐसा एक्शन लिया हो। और जबकि काम अच्छा खासा इन्होंने किया, एक तो वहां पे जाके हॉस्पिटल्स में जाके इन्होंने देखा है, उसके साथ में जो भी वैक्सीन वगैरह बन रही है, फिर जो भी ट्रायल्स वगैरह हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन है। तो मेरे हिसाब से सरकार ने ऐसा कोई वो नहीं लिया है, कोई स्टेप नहीं लिया है, एंड मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना चाहिए, जो बड़ा बहुत पहले से रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं, फार्मासिस्ट जी के बिल्कुल। रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं, तो मेरा हिसाब से यह है कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए उनका, और रिक्रूटमेंट के साथ में इनके जो भी पे स्केल वगैरह पे भी बहुत सारे सालों से इन पे एक क्वेश्चंस रहा है, हमेशा से एक डिमांड रही है फार्मासिस्ट की कि हमारा एक पे स्केल रिवाइज करो। तो ये सारी चीजें रही है, एक थोड़ा सा एक पॉइंट ये जरूर रहा है कि उन्होंने जो फार्मासिस्ट का था, जैसे पहले वो बोलते थे कि चीफ फार्मासिस्ट, उन्होंने फार्मेसी ऑफिसर का एक नाम दिया है, तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है, या फिर एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन हो सकता है कि उन्होंने फार्मासिस्ट का जो एक नया डेजिग्नेशन कर दिया वो फार्मासिस्ट ऑफिसर कर दिया है। तो डॉक्टर आकाश मेरी साइड से यही था कि चेंज हुआ है, मतलब मेंटल वेलबींग ये सारी चीजें चेंज हुई हैं, और ये सारे मेरे अकॉर्डिंगली इनमें एक स्टाफ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और उसके साथ में पे स्केल वगैरह पे काम करना चाहिए, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि जब लोड बहुत ज्यादा रहता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, तो एट पार एक्चुअली जैसे मेडिकल के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो डॉक्टर्स के लिए एक अलग फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इवन इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था, नर्सिंग स्टाफ को भी बहुत ज्यादा फोकस किया था, हम और आप देखते हैं कि फार्मासिस्ट का तो बहुत ज्यादा कहीं ऐसा कोई खास नाम नहीं था, कि फार्मासिस्ट का जब भी कोई अनाउंसमेंट करता था, चाहे वो हमारे लीडर्स हो या फिर कभी कोई भी हो, तो उन्होंने ऐसा कोई नहीं है कि हाँ फार्मासिस्ट भी, जैसे पुलिस वालों के लिए बोलते थे कि पुलिस वाले फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट का कोई ऐसा मुझे तो नहीं दिखा कि हाँ जहाँ पर उनको एक मेंशन किया हो कि हाँ भाई फार्मासिस्टों ने भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन किया है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, डॉक्टर आकाश। तो Uh, मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि फार्मासिस्ट की कमी के कारण फार्मासिस्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं। तो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए फार्मासिस्ट की नियुक्ति के लिए। जी रणधीर दहिया सर कुछ जी कहना चाह जरूर। रहे थे। हाँ, जैसा डॉक्टर यूएस शर्मा ने बताया कि दैट pharmacist has really मतलब कि done a very good job, marvelous job, and they are having very significant contribution into the society. But I would like to add one more thing कि that if we talk about the conditions, means कि that the training जो बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलती है फार्मासिस्ट को, हमारे फार्मासिस्ट को उस तरह का ट्रेनिंग नहीं है। द वर्किंग कल्चर एंड द टेक्निक्स और द ट्रेनिंग और द स्किल्स विच दे डेवलप ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो हमारे इंडिया में वो सब नहीं है। अगर हम एक फार्मासिस्ट को अगर एज ए जॉब प्रोफाइल देखें तो मीन्स कि दैट दे आर फार्मासिस्ट, वी आर फार्मासिस्ट, बट इफ यू टॉक अबाउट द प्रोफाइल दैट इज टोटली डिफरेंट। मीन्स इंडिया में एक फार्मासिस्ट को, हालांकि अभी जो कोविड का टाइम था, that was an eye-opening event for the healthcare sector. डेफिनेटली। यहाँ पे सबके लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन थी. It was totally unexpected that situation can go in that way. But still, everybody has contributed their role. Means कि चाहे वो इसमें फिजिशियन है, डॉक्टर है, नर्सेज है, फार्मासिस्ट है, सबने काम किया.
बट लेकिन यहाँ पे जो है, जैसा डॉक्टर यूएस शर्मा ने भी कहा कि दैट our contribution was not acknowledged. The reason behind, जैसा मुझे लगता है कि that pharmacist को इस एरिया में फ्रंट लाइन में कंसिडर नहीं किया जाता, और उसके पीछे रीजन भी है। जैसा मैं अपना ओपिनियन मानता हूं कि दैट हमारे यहाँ फार्मासिस्ट को वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती सो दैट दे कैन डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हिच वी प्रेजेंटली हैव सीन। जस्ट लाइक अब कोविड के केस में अगर हम कहते हैं ठीक है, हम फार्मासिस्ट को एक फ्रंट लाइन में भेज रहे हैं, लेकिन उसके पास वो टेक्निक नहीं है, वो चीज उसके पास स्किल्स नहीं है कि दैट ही कैन डील विद द टाइप ऑफ सिचुएशंस। यहाँ पे उनको डालने का मतलब ये था कि वो टोटली रिस्क है। दैट्स वाई अगर हम स्ट्रेस की बात करें, एक बाहर के जो लोग हैं जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, इक्विप्ड हैं, एंड दे आर हैविंग लिटिल बिट बेटर मेडिकल फैसिलिटी एज कंपेयर टू आवर कंट्री, और यहाँ पे हमारी मेडिकल कंडीशंस में भी उनके मुकाबले वी आर नॉट हैविंग दैट मच फैसिलिटी, स्टिल उनको फिर भी फ्रंट में रखा गया। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल बर्डन था। मेंटल बर्डन उससे भी बड़ी बात ये है कि अभी तक स्टिल वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द कोर्स ऑफ दिस डिजीज। अभी तक भी अब कोरोना के मामले में एक चीज हो गया है जिसको मेंटल डिप्रेशन, जैसे आपने भी मेंशन किया कि नॉट ओनली इन द हेल्थ केयर सेक्टर, एनीवन, चाहे घर के बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सबको वो चीज का डिप्रेशन आया है। उसके पीछे रीजन ही ये है कि दैट एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन या नॉलेज शायद मिल नहीं पाई। तो इसके केस में मुझे तो यही लगता है कि अगर हम फार्मासिस्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे स्टाफ रिक्रूटमेंट डॉक्टर शर्मा ने बताया कि एक बहुत जरूरी है, उस स्टाफ रिक्रूटमेंट के साथ मुझे लगता है कि एक कुरिकुलम में भी चेंज की जरूरत है, so that we can really say कि that pharmacists are into the front line, because आप उसका आपने डेजिग्नेशन चेंज कर दिया, पे स्केल चेंज कर दिया, लेकिन इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए if the pharmacist is not equipped with the desired skills and techniques, तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज करना या पे स्केल चेंज करना उनके साथ मतलब कि एक जस्टिस होगा। तो मैं भी डॉक्टर शर्मा की बात में ऐड करना चाहूंगा कि दैट इफ गवर्नमेंट रियली वांट टू हैव द फार्मासिस्ट एज अ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वॉरियर्स, देन दे शुड बी इक्विप्ड विद द ट्रेनिंग स्किल्स एज वेल एज प्रॉपर फैसिलिटीज, सो दैट जहां हमारी जरूरत है हम उसको बहुत ही अच्छे तरह से अपने मतलब जैसे ड्यूटी है उसको कर सके। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोगों को फार्मेसी क्यूरिकुलम को थोड़ा-सा एडवांस करना पड़ेगा, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमको एडवांस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आगे, ताकि आगे इस तरह की पैंडेमिक में हम निपटा जा सके। डॉक्टर शैलेश जैन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, मेरे सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, यूएस शर्मा साहब ने जो भी बातें कही, दहिया साहब ने भी कुछ बातें कही, इसी में मैं अपनी एक बात एड ऑन करता हूं कि यस, फार्मासिस्ट को अभी फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरा अपना मानना है, मैं इतने सालों से फार्मेसी देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मेरा अपना मानना है कि ये हमारा फ्रंट लाइन में रहने का फिलहाल कोई काम नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी हमारा एक न्यूली इमर्जिंग टॉपिक है। कोई भी कॉलेज, बीइंग अ डीन ऑफ यूनिवर्सिटी, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ अ कॉलेज, we can focus on the clinical pharmacy, but we should not wholeheartedly go behind the clinical pharmacy. There are so many aspects. See, the pharmacist is behind the development of vaccine, the pharmacist is behind the manufacturing of medicines. So yes, in this way we are on the front line. हम नहीं, we cannot compete with the physicians, we cannot compete with the nursing person. We should be we should take lead in the clinical section, that we can do, but हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं होता हूँ कि नहीं, वो नर्सिंग और डॉक्टर उनके शर्मा साथ जैसे ही हमारी आप कोई बता तुलना रहे हैं, होता सर। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि दैट वी शुड बी कंपेयर्ड विद, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि हमें उसके सामने तुलना करनी है। द थिंग इज दैट कि अब जैसा सिचुएशन आया,
कि ठीक है, फिजिशियन ने काम किया, नर्सिंग स्टाफ ने भी काम किया, सब ने भी काम किया। यहाँ पे जो जैसे अब गवर्नमेंट ने बाद में भी किया कि जो इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या जो इंटर्नशिप पे हैं, इवन जो ग्रेजुएट हैं, मतलब कि चाहे आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हैं, होम्यो, दे आर आल्सो इन्वॉल्व। उनको भी एक वो दिया गया है कि दैट आप इस उसमें मतलब कि कोविड चाहे वो डायग्नोसिस है चाहे उसकी मैनेजमेंट है, कि दैट दे कैन कम इन फ्रंट। मीन्स कि अगर हम अपने जैसे फार्मासिस्ट की बात करें, फार्मडी की बात करें, दैट इज अ 6 years कोर्स, स्टिल स्टूडेंट को उसमें भी हॉस्पिटल एक्सपोजर होता है। लेकिन वहां पे आप जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं, तो फार्मडी कोर्स इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस क्लिनिकल फार्मेसी, बट स्टिल ये जो कोर्स है फार्मडी, इसको 10 से 15 साल हो गए चलते हुए। फिर भी अगर हम यूं कहें कि बी फार्म ग्रेजुएट्स को आप नहीं उसमें इंक्लूड करना चाहते, दैट दे कैन नॉट कम इनटू द फ्रंट, बट दिस फार्मडी पीपल, दे आर हैविंग एनफ नॉलेज टू डील विद दिस टाइप ऑफ Absolutely, सिचुएशन। absolutely. दे आर हैविंग एक्सपोजर ऑफ 6 years, मींस सेकंड ईयर से उनका हॉस्पिटल वार्ड राउंड शुरू हो जाता है। दे आर वेल इक्विप्ड विद द नॉलेज एंड ट्रेनिंग, एंड जो भी प्रोसीजर हॉस्पिटल में होता है, चाहे मतलब कि इवन दे आर वेरी मच यू कैन से इक्विप्ड विद द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आल्सो। स्टिल इन सब चीजों के होने के बावजूद भी मतलब कि कहने का मतलब है, इट्स नॉट अबाउट द कंट्रीब्यूशन, इट्स अबाउट योर रिकॉग्निशन इनटू द फील्ड, that you cannot compete. That is for sure कि that if we say MBBS student, they are having some clinical experience as well as hospital experience, their training and skills are different, pharmacist training and skills are different, but every person or every field is having its own importance into the healthcare sector. अब healthcare sector में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही काम करेगा, नर्स ही काम करेगी, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, बट उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करके उनकी इंपॉर्टेंस को भी वहां पे रखना चाहिए। दैट इज माय ओपिनियन। और मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था बिकॉज क्लिनिकल बाहर का जो कल्चर है वहां पे फार्मासिस्ट नहीं है, दे आर क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड दे आर डीलिंग विद दिस 6 years कोर्स। हमारे यहाँ पे हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं बिकॉज दैट इज अ 4 year कोर्स ओनली। अब 4 years कोर्स का जो अब कुरिकुलम चेंज हुआ पिछले साल से, जिसमें हॉस्पिटल वार्ड राउंड 7th सेमेस्टर में आ गया, लेकिन उससे पहले वो नहीं था। एक जो फार्मासिस्ट का बी फार्म का स्टूडेंट है वो सीधा निकल जाता है विदाउट एनी हॉस्पिटल एक्सपोजर। लेकिन अब ये जो चीजें हुई हैं, चाहे वो सिलेबस की मॉडिफिकेशन है चाहे कुछ भी है, आई थिंक ये थोड़ा सा इसको मतलब और कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन बात ये है हम उसको रिकॉग्नाइज कितना करते हैं, हम उसके पीछे सीरियस कितना करते हैं। अब अगर हम यही वाली ट्रेनिंग है, अगर हम जैसे 7 सेमेस्टर की बात करें कि अगर इसी ट्रेनिंग को हम हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स को रेगुलरली भेज रहे हैं, तब ये यूजफुल है। अगर यही है कि ठीक है लास्ट में बेटा प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो फिर चीजें फिर वैसे ही खराब हो जाएंगी। जी सर, बिल्कुल सर, मुझे लगता है व्यूअर्स हमारे पैनलिस्ट की बातों से सहमत होंगे और काफी कुछ पता लगा होगा उन्हें। अब हम बात करते हैं आगे। आजकल के इस बिजी लाइफ में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को पहली प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि किसी के पास मार्केट में जाके शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं है और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर हमें जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। इसी तरह से मेडिसिन भी हमारी जरूरत का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। तो हमारी सेकंड न्यूज भी इसी अहम विषय पर है। Amazon कंपनी ने अभी हाल में ही ऑनलाइन फार्मेसी की सुविधा यूएस में लॉन्च की है, जो कस्टमर्स को प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन प्रोवाइड कराएगा, वो भी ऑनलाइन, जिसमें आपको अपनी कुछ जानकारी जैसे कि बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल्स आदि देनी है। Amazon कंपनी अब इस सुविधा को अन्य देशों में भी लॉन्च करने की तैयारी में है। मेरा सवाल है अपने पैनल एक्सपर्ट से कि हाउ डज ऑनलाइन फार्मेसी अफेक्ट रिटेल फार्मासिस्ट और व्हाट आर द काउंटर इफेक्ट्स ऑफ दिस टू फार्मेसी प्रोफेशन इन पर्टिकुलर। जी सर। जी सर। जी मैं शुरू करूं सर? जी सर, बिल्कुल सर। जी
सर देखिए, ऑनलाइन फार्मेसी का कॉन्सेप्ट बहुत खराब या बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यूएस में उन्होंने ये शुरू किया है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी काफी टाइम से ये प्रैक्टिस चल रही है। फार्मेसी और भी कई सारी हैं जो मतलब हम लोग बीइंग द फार्मेसी प्रोफेशनल, हमने कभी उन साइट्स पे विजिट नहीं किया, हमने कभी उनसे प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके दवा नहीं मंगाई। तो धीरे धीरे इन सब चीजों का, जैसे जब पहले अमेजोन ने यहाँ डिलीवरी शुरू की थी ग्रोसरी आइटम्स की या अप्रेजल्स की, तब हमने उतना ध्यान नहीं दिया था, पर अब वो हमारी आदत में आ चुका है। अगर वो यहाँ पे लाते हैं या इंडिया की जो कंपनियां हैं जो यहाँ पे इस टाइप से ऑनलाइन फार्मेसी चला रही हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर बशर्ते कि अमेरिका और इंडिया की जेंट्री में बहुत डिफरेंस है, यहाँ की टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है, यहाँ के फिजिशियंस में बहुत डिफरेंस है। क्या हमारे फिजिशियन टाइप करके प्रिस्क्रिप्शन दे पाएंगे? हमारे फिजिशियंस की जो प्रिस्क्रिप्शन अपलोड होगी ऑनलाइन देने में अमेजन को या किसी भी और एजेंसी को समस्या आएगी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। जो लोग अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें, तो जैसे मेरे माँ बाप ही अकेले रहते हैं एक जगह पे, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, अगर उनको किसी मेडिसिन की आवश्यकता है और वो मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है उनके डोर स्टेप पे मेडिसिन मिले। यस, बट सर मैं यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। कई सारे रिटेल फार्मासिस्ट ने होम डिलीवरी की सुविधा दे रखी है ऑलरेडी, और अगर ऑनलाइन फार्मेसी इंडिया में चलन बढ़ जाएगा, तो जो ये रिटेल फार्मासिस्ट हैं, जो लोग अपनी शॉप करके फार्मासिस्ट हम लोगों के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग के साथ के लोग हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं देखिए सर, वो असर पड़ेगा, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। No one can do anything for that. See, they can add themselves for as a seller on online platform. They can also develop their application. They can also give the online supply. आजकल हो रहा है, WhatsApp ग्रुप्स बने हुए हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो WhatsApp ग्रुप से अपनी प्रिस्क्रिप्शन भेज के होम डिलीवरी कराते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रिटेलर परेशान होंगे, इसलिए ऑनलाइन फार्मेसी को रोका जाना चाहिए। यस, there is DCGI. All decisions shall be made by the DCGI, Health Ministry of India. If they feel that there must be some strictness, some rules, some norms regarding it, they may form the norms. ऐसे नहीं कि अब जैसे इसके ड्रॉबैक देखें, अभी हम मुंबई में देख रहे हैं ड्रग्स के ऊपर, रेप पार्टीज के ऊपर, तो इनका मिसयूज भी हो सकता है, नकली प्रिस्क्रिप्शन भी अपलोड हो सकते हैं, मिसयूज भी हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है, और अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिलीवरी सिस्टम, ये सब के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार का सपोर्ट भी लगेगा, सरकार के अप्रूवल्स भी चाहिए, उसके बाद ही ये सारी चीजें संभव हो सकती है। जी बिल्कुल। हमारे सभी रिटेल फार्मासिस्ट भाइयों को डॉक्टर शैलेश जैन की तरफ से एक इशारा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, समय के साथ अपने आप को बदलना है। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जी जी हम सब यहाँ फार्मेसी के प्रोफेसर टीचर बैठे हुए हैं, हम सब ने अभी, हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने खासतौर से बड़ा खराब समय देखा है इस कोविड के टाइम में, बड़ा अच्छा नहीं रहा लोगों के एक्सपीरियंसेस। पहला क्वेश्चन भी आपने जो पुटअप किया था, डिप्रेशन हो रहा है, तो फार्मासिस्ट में तो हो ही रहा है, फार्मेसी प्रोफेसर्स को भी हो रहा है। परंतु मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा ये फार्मा लोग की, अमित झा और उनकी टीम की। क्या कोविड होता नहीं तो अमित झा ये फार्मा लोग लेके आते क्या? आज अमित झा जी जैसे लोग, इतने पॉजिटिव लोग हैं इस संसार में, इनको देख के सीखना चाहिए। इन्होंने इस कोविड का कितना अच्छा उपयोग किया, क्या क्या एक्टिविटीज चालू की, कैसे इन्होंने फार्मेसी को जोड़ा, कैसे समाज में एक जागरूकता लाई। तो सर डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि खराब समय हमेशा मौका लेके आता है, उस मौके को बनाना आना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है आपदा को अवसर में बदलना है। जी, और कोई एक्सपर्ट इस पे अपनी राय रखना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ शैलेश सर से कि सर जो उन्होंने कहा कि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन जो टाइप करके नहीं देते हैं,
सर ये आजकल आ चुका है सॉफ्टवेयर, और मोस्टली दिल्ली में ये यूज कर रहे हैं, इवन पीडियाट्रिशियन भी यूज कर रहे हैं, टाइप करके देते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो चीज अगर लागू होगा तो वो सब कुछ करने लगेंगे। हाँ, छोटे डॉक्टर्स जो हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो सब नहीं लाएंगे, लेकिन हो सकता है इस चीज को आ जाएगा प्रैक्टिस में। अगर गवर्नमेंट इस पर देखेगी तो इसको आ जाएगा, इसको लाया जा सकता है यूज में। दूसरा चीज है सर कि ई प्रिस्क्रिप्शन अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो उसमें जो मेडिसिन हमें मिलती है वो डुप्लीकेसी का ज्यादा चांसेस रहता है। कौन सी मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन, उसके ऊपर से स्ट्रिप से हटाकर उस पर दोबारा डेट डालकर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लगाकर वो बेची जा सकती है, और ऐसा होता है सर। और तीसरी चीज है कि जब जो रिटेलर हैं उनकी प्रैक्टिस में कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सर इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो आप जब भी मेडिसिन शॉप पे जाएंगे आपको टाइम लेकर ही जाना पड़ता है, ये नहीं सोच के कि आप मतलब जा रहे हैं और आपको तुरंत मिल जाएगी। तो सर हमेशा भीड़ रहती है वहां पर। इस वेल चीज को सेड मैं मैडम, किसी से डरने की जरूरत ही कहाँ है। जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिटेलर्स को डरने की जरूरत नहीं है। और ई फार्मेसी को हमें बहुत ज्यादा प्रमोट, क्योंकि आजकल सर अगर आसपास किसी के पेरेंट्स हैं, अकेले भी रहते हैं, तो उनके आसपास फोन सिस्टम है, फोन से वो मंगवा सकते हैं, घर पे होम डिलीवरी हो जाती है मेडिसिन की। एटलीस्ट वो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। मेरा ये अपना मानना है कि ई फार्मेसी को हमें ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। अमेजोन जैसी कंपनी लेकर आ रही है, हो सकता है यूएस में उसका हो, लेकिन इंडिया में कितना चल पाएगी ये कहना मुश्किल है। इसके केस में ना एक और भी है, अब जैसे मैम ने भी बताया है कि दैट इसमें जो एक्सपायर्ड ड्रग है, काउंटरफिट ड्रग्स है, वो बहुत बड़ा इशू रहेगा। अभी जैसे जयपुर में पिछले साल कुछ ऐसा रेड आया था कि दैट उसमें नियर अबाउट 24 करोड़ की जो ड्रग्स थी वो ऐसे ही मिली थी। और ये मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा है, अगर इंडिया में इस चीज को चलाना है ना, उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अगर मैं मेडिकल प्रोफेशन के बारे में वो नहीं कहना चाहूंगा कि दैट एवरीबॉडी इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बट इफ वी टॉक अबाउट द एथिक्स, व्हाट मींस कि दैट अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, उनकी बात करें, वहां पे थोड़े प्रोफेशनल एथिक्स अलग है, हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स थोड़े से अलग है। तो आप अगर सिंपल सी बात है, वैसे एग्जांपल देता हूँ, इफ यू वांट टू मेक एनी यू कैन से मेडिकल लीव, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं है, सिंपली यू से कि दैट मुझे वो बनवाना है, कुछ भी आप डिजीज लिख सकते हैं किसी भी तरह से। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये ई कॉमर्स या जो इस तरह की मेडिकल ऑनलाइन फार्मेसी है, वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, वहां पे टोटली मिसयूज भी होगा। बिल्कुल और सर। अगर हम रूल रेगुलेशन और उन सब को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, देन इट्स अ गुड ओपिनियन। अभी हम बाकी सब शॉपिंग जैसे ऑनलाइन करते हैं वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं, एंड वी विल हैव सम चॉइस इन केस ऑफ रेट एंड ऑल। वहां पे जो रिटेल फार्मासिस्ट है, अगर उसकी मोनोपोली भी नहीं चल सकती, आप ब्रांड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन सिलेक्ट कर सकते हो, मैनी बेनिफिशियल थिंग्स कैन बी देयर, बट फॉर दैट वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज की। अभी तक निगेटिव न्यूज हम लोगों ने की, अब एक पॉजिटिव न्यूज की बात करते हैं। इस कोविड महामारी में हर देश, जितने भी कंट्री हैं, वो कोशिश कर रहे हैं एक प्रभावी और असरदार वैक्सीन बनाने के लिए। सारे कंट्रीज वैक्सीन बनाने के लिए पूरे एफर्ट्स के साथ लगे हुए हैं, और इस समय विश्व में तकरीबन 176 वैक्सीन पर काम चल रहा है, 176, जिसमें से लगभग 35 वैक्सीन अंडर क्लिनिकल एवेल्युएशन है। तो हमारे बीच में डॉक्टर शैलेश जैन सर हैं, मैं चाहता हूं वो इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और मेरा एक सवाल भी है सर से कि विल इट बी अवेलेबल टू एवरी पर्सन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री? शैलेश जैन सर। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak, interact with the students and pharma fraternity. यस, बहुत अच्छा ज्वलंत सवाल है जिसके बारे में सबको जानने की उत्सुकता भी है और हक भी है हमको जानने का।
सर जो सिनेरियो चल रहा है, जैसा आपने बताया 175 के करीब वैक्सीन इनिशिएट हुए थे, जिनमें से क्लिनिकल स्टेज पर 35 के करीब वैक्सीन पहुंचे हैं, और जिनमें से 10 वैक्सीन से करीब दुनिया को अभी उम्मीद है कि वो उनको मिलेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर कि वैक्सीन डेवलपमेंट इज अ वेरी टीडियस टास्क, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क, बट यस, ऐसी इमरजेंसी भी इस दुनिया ने कभी देखी नहीं है। तो सारी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करके, इस इमरजेंसी को प्रायोरिटाइज करके हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे फार्मासिस्ट भाइयों ने, साथियों ने, साइंटिफिक टीम्स ने सारी प्रायोरिटी बना के 6, 7, 8 महीने की मेहनत से कुछ वैक्सीन तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हमको दिख रहा है फेज 1, फेज 2 ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। फेज 3 ट्रायल दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन का चल रहा है। 10 की बात करूंगा जिससे दुनिया को उम्मीद है। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये इतने दिनों से सुन रहे हैं फेज 1 आया। जब फेज 1 आया था तो भी बड़ी उत्सुकता हो गई थी दुनिया को। फेज 1 खत्म हुआ, फेज 2 आया, फिर बड़ी उत्सुकता हुई। तो मैं बहुत शॉर्टली ये बताना चाहूंगा फेज 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, और इसके आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं वैक्सीन के। फेज 1 में क्या होता है, जैसे ही पहले तो ये और थोड़ा सा ग्राउंड लेवल की बात करें, वैक्सीन ही क्या है और ये कैसे काम करता है। तो कोरोना वायरस की बात करें स्पेशली, कोरोना वायरस को एक ऐसे एंटीजन माने जो कि हमारी बॉडी में जाता है और कुछ डिस्टरबेंस कॉज करता है। इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडी क्रिएट करती है। वैक्सीन क्या होते हैं, वैक्सीन एंटीजेंस होते हैं जिनको जब बॉडी में भेजा जाता है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप होती है और एंटीबॉडी बनती है। जैसे ही कोई भी चीज, जैसे कि हम ये बात करें कि ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट प्रेशियस लाइफ ऑन दिस यूनिवर्स, ऑन दिस अर्थ। सबसे महत्वपूर्ण जीवन है मनुष्य का। इसको कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं दी जा सकती, कोई भी दवा ऐसे ही नहीं दी जा सकती, कोई भी वैक्सीन, इंजेक्शंस, कुछ भी ऐसे ही नहीं दिया जा सकता जिससे ये इंश्योर ना किया जाए कि ये प्रॉपर सेफ है, सबसे पहले सुरक्षा, और दूसरा इफेक्टिव है, असरदार है, कि जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है वो काम अपना करे। फेज 1 में बहुत कम वॉलेंटियर्स के साथ, 30 से 50 वॉलेंटियर्स के साथ छोटे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी स्टेब्लिश की जाती है। सेफ्टी का मतलब है कि इसके कोई और ऐसे इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं जिससे पॉपुलेशन को हार्म हो। फेज 1 जब कंप्लीट हो जाता है तो फेज 2 में कुछ 2000-3000 तक लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है, 500 से 2000 तक लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जिस पर्पस के लिए ये बनाया गया है वो पर्पस सॉल्व कर रहा है, मतलब एंटीबॉडी डेवलप हो रही है क्या। फेज 2 में भी अच्छे नतीजे मिले इन सारी वैक्सीन के, और फेज 3 शुरू हुआ। फेज 3 में एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर, करीब करीब 50,000 लोगों के ऊपर, 1,00,000 लोगों के ऊपर ये ट्रायल होगा, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। एज फैक्टर होगा, रेस फैक्टर होगा, जेंडर फैक्टर होगा, डिसीज, नॉन डिसीज फैक्टर्स होंगे। इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण बात आती है, ये सारी बातें भी लोग टीवी पे देख रहे होंगे या प्रिंट मीडिया में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद बीइंग अ फार्मासिस्ट हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं व्यूअर्स को, ये जो ट्रायल हो रहा है, जैसे मैं भोपाल में रह रहा हूँ, भोपाल में भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और काफी लोगों को मैं देख रहा था कि वो रजिस्टर करने के लिए दौड़ लगा रहे थे, काश मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाए और मुझे वैक्सीन मिल जाए। पर जब प्रोटोकॉल पता चलता है तो अच्छे अच्छे लोग उसके पीछे कि नहीं यार मुझे नहीं कराना। क्या प्रोटोकॉल होता है वैक्सीन ट्रायल फेज 3 का? सबसे पहले तो होता है ब्लाइंड ट्रायल, जिसमें एक प्लेसिबो और एक वैक्सीन लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर दिया जाता है। अब ये ब्लाइंड ट्रायल क्या है? बंदे को इंजेक्शन लगाया गया क्लिनिक में ले जाके, पर 50% लोगों को वैक्सीन लगा और 50% लोगों को प्लेसिबो लगा। अब उसका इफेक्ट पूरे 100% लोगों को मॉनिटर करना है, साइकोलॉजिकल भी उसमें मॉनिटरिंग हो जाएगी, एक्सपोजर डिफरेंट टाइप के मॉनिटर हो जाएंगे। दूसरा होता है डबल ब्लाइंड,
डबल ब्लाइंड में क्या होता है, पेशेंट को भी नहीं पता और फिजिशियन को भी नहीं पता कि वो क्या लगा रहा है। ये डबल ब्लाइंड में अगर भोपाल में 1000 लोगों को लगाया गया है वैक्सीन, तो 500 वैक्सीन होंगे, और पहली वाली स्थिति में फिजिशियन के पास डेटा था कि किसको क्या लगाया गया है, वो उस हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहा था। अभी फिजिशियन को भी नहीं पता है किसको वैक्सीन लगाया, किसको प्लेसिबो दिया, और पेशेंट को भी नहीं पता है। इन परिस्थितियों में उस पेशेंट को जब मॉनिटरिंग के लिए कोरोना के एक्सपोजर में छोड़ा जाता है, तब ये दिखाई देता है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। अभी और दूसरी बात की अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिन 7 या 8 वैक्सीन से हमें उम्मीद है कि ये हमको फेज 3 के नतीजे भी इनके अच्छे आना शुरू हो रहे हैं। हालांकि अभी आप देखें, अभी आप रिसर्च स्टडीज करें तो बहुत ज्यादा डेटा शेयरिंग कर नहीं रही है कोई भी कंपनी। आगे बढ़ते जा रहे हैं ठीक है, पर डेटा बहुत अच्छे से शेयर नहीं हो रहा है, पब्लिश नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे आजकल में ही एक रिपोर्ट आई कि एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन 60 to 95%, 60 to 90% इफेक्टिव है। ये एफिकेसी क्या होती है? अब वो जो ब्लाइंड ट्रायल हो रहा है, उस ब्लाइंड ट्रायल में कितने लोगों को वो वैक्सीन ने काम किया। मान लीजिए 100 लोगों को लगाया था वैक्सीन, 50 लोगों में से 40 लोगों को या 30 लोगों को ही उस वैक्सीन ने इफेक्ट दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो 60% इफेक्टिव है या 70% इफेक्टिव है। इंडिया की जो 8 वैक्सीन काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके क्लेम आने लगे कि 90% इफेक्टिव है। अभी आप देखिए भोपाल में दैनिक भास्कर में कल की खबर है कि आज से ट्रायल शुरू हुआ है भारत बायोटेक का, और भारत बायोटेक ने पहले ही क्लेम कर दिया कि हमारी वैक्सीन 90%, 95% असरदार है। तो ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत कंसर्न है, आज सबने न्यूज में देखा, अब कल देखा था कि वो भी कंसर्न है और ये जानकारियां ले रहे हैं। तो सर आपका जो अगला इसमें मेरे से क्वेश्चन था कि हम कितनी उम्मीद करें कि हमको वैक्सीन मिलने वाली है। सर मुझे अपनी जो जो मेरे फ्रेंड्स हैं फार्मा इंडस्ट्रीज में, जो जायडस में मेरे दोस्त हैं, डीजीएम लेवल के लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। अब एक और बात आती है सर, इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे एस्ट्राजेनिका सीरम के साथ मिलके शहजाद पूनावाला के यहाँ वैक्सीन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं इंडिया में ये वैक्सीन? दूसरी कंपनीज के यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। यस, दुनिया की 60%, वी कैन प्राउडली से दैट 60% ऑफ वैक्सीन अक्रॉस द वर्ल्ड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया। तो हमारी ये कैपेबिलिटी है कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। पर अब आपने एक चीज और सुनी है कि 2 डोज लगाए जा रहे हैं, 2 डोज चाहिए, मतलब 270 करोड़ डोज चाहिए इंडिया को फुल्ली वैक्सीनेट होने के लिए। और अगर वर्ल्ड को वैक्सीनेट होना है तो 9 दूना 18 करोड़ लोग, 18 अरब वैक्सीन चाहिए। अब हम बात करें तो सीरम बायोटेक की कैपेसिटी कितनी है? एक साल में 30 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करने की। चाहिए कितनी है इंडिया को? 270 करोड़, 270 करोड़। सर मैं एक और आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। कुछ न्यूज अपडेट्स के हिसाब से ये जो वैक्सीन डेवलप हो रही है, क्या ये भी कुछ छोटे समय के लिए इफेक्टिव रहेंगी? फिर से डोजिंग की रिक्वायर्ड है? सर अभी हमने जो बात की ना, फेज 1, 2, 3 ट्रायल की बात की, ट्रायल फेज 4 भी होगा इन सब का। चूंकि इमरजेंसी इतनी ज्यादा है कि इस बारे में अभी कोई डेटा नहीं है। जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे नतीजे सामने आएंगे। फेज 4 तो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है सर। उसमें क्या है कि वैक्सीन तो लोगों को लगा दिया जाएगा, उसके बाद भी उनकी मॉनिटरिंग होगी और जो डेटा सामने आएंगे उसके बाद ही ये डिक्लेरेशन हो पाएगा कि और वैक्सीन के डोज चाहिए या 2 चाहिए। अभी स्टडी कितनी है सर? 3 महीने की, 4 महीने की। 4 महीने के बाद क्या होने वाला है ये अभी नहीं पता है। एक और भयावह बात बताना चाहता हूँ सर। जब दुनिया का पहला वैक्सीन बना था, इट वॉज 1800 समथिंग, उस समय
यूएस ने ही पहली बार वैक्सीन डिस्कवर किया था। उस समय जो वैक्सीन बच्चों के लिए था किसी डिसीज के लिए, उस समय जो वैक्सीन लगाया गया था फेज 1 और फेज 2 जैसे ही ट्रायल हुआ करते थे छोटे मोटे, इतना रेगुलेशन भी नहीं था। उस दौरान सर 20,000 लोग मारे गए थे उस वैक्सीन के कारण। उस दौरान 1860-70 के आसपास 20,000 बच्चों की डेथ हो गई थी उस वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण। तो वैक्सीन जितना आसान दिख रहा है, मैं मतलब लोगों को तो बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए हमको, इसमें बहुत डरने की बात नहीं है, पर यस बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए जो सरकारें कह रही हैं मास्क, डिस्टेंसिंग, मुझे लगता है सर 5 साल कम से कम कोरोना के साथ, न्यू नॉर्मल के साथ हमको जीना पड़ेगा। तो जी न्यू बिल्कुल। नॉर्मल जितने जल्दी डिफाइन कर सकें हम, उतने जल्दी अपनी लाइफ स्टाइल में इसको डाल लें। वैक्सीन आएगा, जरूर आएगा, पर इतने जल्दी नहीं मिलने वाला जितना हमने सोचा हुआ है। यूएस शर्मा सर कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर शैलेश जैन जी ने बताया वो बिल्कुल सही है। और बेस में जैसे अब आपका क्वेश्चन ये था कि क्या दोबारा डोज की जरूरत पड़ेगी, तो बूस्टर डोज के बारे में मुझे लग रहा है कि आप बात कर रहे थे कि क्या बूस्टर जी डोज जी की जी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो अब ये तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी अभी इस पॉइंट पे शायद ये बताना कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी तो इस तरीके की शायद डिटेल नहीं होगी। बहुत एक जल्दी। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो हर्डल आएगा उसका सप्लाई के लिए भी आएगा, क्योंकि इसका जैसा मैं अभी देख रहा था, इंटरनेट वगैरह पे देख रहा था, तो उसमें यह है कि कोल्ड चेन वगैरह के एक इश्यू आएगा, जी क्योंकि इसकी जो राइट, स्टोरेज कंडीशन है वो पता चल रहा है कि माइनस समथिंग लेके -990 से minus लेके और उसको 2 डिग्री 70. सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा। स्टोरेज। हम्म। It तो अब will be ये stored मुझे in लग रहा है कि ये कोल्ड -70 to चेन को मेंटेन -80. करना ये अगेन ए बिग हर्डल। हाँ, तो अवर ये प्राइम सर ये मिनिस्टर हम इज कोल्ड जितनी चेन को प्लानिंग प्रोडक्शन मेंटेन कर करना बड़ा सकते ही हैं एक उसका सिर्फ, जी जी अगर हम पूरे इंडिया की फैसिलिटी जी को देखें तो हम सिर्फ 50% ऑफ वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड, जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कोल्ड चेन फैसिलिटीज में, तो जिसके लिए टेम्परेचर -70 टू -90 चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। अगर हम रिटेल फार्मासिस्ट या उनकी बात करें, इवन हॉस्पिटल्स की भी बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल के पास भी शायद ये -70 और -90 का टेम्परेचर मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। जी सर ये बिल्कुल। एंड यूजर तक पहुंचते पहुंचते बड़ा ही मुसीबत वाली बात हो जाएगी। एंड नहीं, यूजर तक जब जाएगा दैट तो विल बी देखिए। ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस एक्चुअली। हाँ, अभी तो हमें बट वैक्सीन से ज्यादा अपनी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को भी इम्प्रूव करना नहीं नहीं पड़ेगा। अपग्रेड होगा एक्चुअली और वी होप पॉजिटिव इन फ्यूचर। अब एक और पॉजिटिव न्यूज की तरफ हम जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में विभिन्न सब्जेक्ट्स के टॉप 2% साइंटिस्ट की एक लिस्ट पब्लिश की गई है, जिसमें हमारे फार्मेसी सब्जेक्ट में इंडिया के 33 साइंटिस्ट शामिल हैं। हम फार्मा विजन और फार्मा लोग की तरफ से उन सभी फार्मेसी साइंटिस्ट को बधाई प्रेषित करते हैं, और मैं पैनलिस्ट डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैम से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और पूछना चाहूंगा कि इस स्टडी में जो स्टडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है उसमें किन पैरामीटर्स को शामिल किया गया है मैम। सर मैंने जो टॉप 2% फार्मस किया है तैयार, उसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं उसमें हमारे इंडिया के भी आए हैं जो साइंटिस्ट हैं। उनमें जो आप कह रहे हैं कि उसमें क्या उनके रूल्स रेगुलेशन या जो उनके क्या मानक तय करे गए हैं जिसके आधार पर उनको किया गया है, तो सर उसके लिए तो मैं दहिया सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पर बोले, क्योंकि मैं हाँ थोड़ा सा मेरे को हाँ जानकारी में जी जी उतना बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल दहिया सर से हम चाहेंगे थोड़ा सा इस पे बताएं। जी, थैंक यू डॉक्टर ज्योति। एक्चुअली क्या है कि ये जो लिस्ट बनाई है ना, इसमें जी काफी सारे फैक्टर्स कंसिडर किए गए, जैसे मतलब कि व्हाट इज योर रिसर्च कंट्रीब्यूशन, और उस रिसर्च कंट्रीब्यूशन में जो मेन फैक्टर कंसिडर किया गया, दैट इज योर एच फैक्टर, एच इंडेक्स।
ओके which is based upon the scopus. अब हमारे यहाँ पे जो लिस्ट आई है कि हम जैसे बोलते हैं 33 या साइंटिस्ट हैं, हमारे यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। यहाँ पे उन्होंने उसी लिस्ट को कंसिडर किया कि दैट हु आर आइदर फर्स्ट ऑथर और द कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर। आपका ओके जो एज ए फर्स्ट ऑथर या कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर जो कंट्रीब्यूशन था और जो आपका एच इंडेक्स है वो कितने परसेंट है उसको कंसिडर किया गया। अदरवाइज काफी सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं कि दैट जो कोलैबोरेटिव रिसर्च में विश्वास रखते हैं, जिनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी है, उनको नहीं कंसिडरेशन इसमें मिली। तो ये लिस्ट में थोड़ा सा जो मैट्रिक्स उन्होंने उठाया है स्टैनफोर्ड वालों ने, वो यही उठाया है कि आपका एज ए फर्स्ट ऑथर कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर के, और आपका रिसर्च कितना है, और उसमें थोड़ा साइटेशन का भी इशू रहा है। और वो साइटेशन भी जैसे हम कहते हैं गूगल स्कॉलर और ये वो कहीं कंसिडर नहीं हुई। इसमें सिर्फ आपकी स्कोपस में आपकी साइटेशन कितनी है, स्कोपस में आपका एच इंडेक्स कितना है, उन सबको कंसिडर करके लिस्ट बनाई गई है। तो इसलिए थोड़े ये से मतलब हालांकि अभी जो लिस्ट रिवाइज हो रही है काफी, जैसे पहले इन्होंने पीयू में कहा था कि दैट 6 साइंटिस्ट फ्रॉम द पीयू, पर अब वो लिस्ट बढ़ के वो 11 साइंटिस्ट हो गए हैं पीयू के भी, फ्रॉम द फार्मेसी प्रोफेशन आल्सो। तो ये जैसे जैसे थोड़े से मैट्रिक्स ओपन अप हो रहे हैं, लोगों को थोड़ा पता चल रहा है, तो लिस्ट थोड़ी सी इलेबोरेट भी हो जा रही है। लेकिन ये जो लिस्ट बनी है, आई थिंक अगले साल इसमें हमारे इंडिया से और भी बहुत से लोग इसमें इंक्लूड होंगे, बिकॉज अभी तक जैसे लोगों को पूरा पता भी नहीं चल रहा था। अब कुछ लोग हैं, हाँ जी जैसे वहां पे क्या है, स्कोपस में आपका नाम क्या है उस पे उठाते हैं। मतलब कि सपोज कि मेरा जैसे आर सिंह है, कुछ जर्नल उसको आर सिंह लिख दिया, किसी ने रणधीर सिंह लिख दिया। अब सपोज कि मेरा आर सिंह के नाम से ही पेपर उठा लिया, मेरा रणधीर सिंह दहिया के नाम से पेपर नहीं उठाया, तो वो मेरा पेपर एक्सक्लूड हो गया उस लिस्ट से। जी तो बिल्कुल लोगों के जो प्रोफाइल बने होते, सपोज किसी के दो एक ही ऑथर का 2 प्रोफाइल है स्कोपस में, अगर तो वो मर्ज कर दिया तो वो कंसिडर होगा, अगर वो मर्ज नहीं किया लोगों ने तो वो एक ही तो कंट्रीब्यूशन उसका कंसिडर होगा। तो इसलिए लिस्ट में मतलब हालांकि चलो बहुत अच्छी बात है, एक इस तरह का पैरामीटर शुरू हो गया तो अगली बार और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना लोगों को इसमें वो भी आशंका भी है कि काफी लोगों को आना चाहिए था, पर वो इसका हिस्सा बन नहीं पाए अभी। हाँ जी सर, ये लिस्ट रिवाइज होगी मेरे हाँ जी, ख्याल हाँ से, जी, तो बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन हमारे बडिंग साइंटिस्ट जो है फार्मेसी प्रोफेशन के उनके बहुत ही आपने उनको काफी नॉलेजफुल चीजें बताई कि उनको क्या क्या देख के चलना है आगे और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो हम अगली न्यूज की तरफ जाते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने शेड्यूल 5 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के प्रोविजन को अमेंड करने की प्लानिंग की है, जिसमें विटामिन की डोज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आरडीए के तहत निर्धारित करने की प्लानिंग की है, जिससे ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एफएसएस रेगुलेशन के तहत चली जाएगी। तो मैं पैनलिस्ट डॉक्टर रणधीर भैया सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया दें। एक्चुअली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल 5 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, उसके शेड्यूल 5 में ये था कि दैट यू कैन गिव दिस वन multivitamin and all, or that is totally based upon this RDA, means की that recommended dietary allowance। आप कितना उसको एक विटामिन की कंडीशन दे सकते हो। अब जैसा ये कोविड का सिचुएशन आया तो सबने बोला कि विटामिन है, विटामिन आर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट, आप जितना इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करोगे तो उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेंगे। और लोगों ने अपना विटामिन भी शुरू किया, विटामिन सी भी शुरू किया, विटामिन ए ई जैसे आंवला, एलोवेरा, काफी सारी चीजें ऐसी थी जिनको शुरू किया गया। और उसी की वजह से एक चीज और सामने आ गई है कि जैसे हम बात करते हैं कि एक आरडीए के बेस पे ये होना चाहिए कि इतना अलाउंस है, लेकिन काफी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे हैं जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं होता। बिकॉज रीजन क्या है कि इसको आप जो पहले शेड्यूल में रखा गया था
उसके अकॉर्डिंग इसको FSSAI के अंडर कंसिडर ही नहीं आता था। मीन्स कि आपने जो डोज मेंशन की है, जो RDA में डोज है, उससे ज्यादा आपने कितनी डाली है, उसके लिए कोई वो नहीं था कि आप इतनी डाल सकते हैं, इतनी नहीं डाल सकते। बिकॉज़ रीज़न क्या है, अब हम बात करते हैं कि जैसे विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, वी सिंपली टॉक अबाउट कि इनके सिर्फ बेनिफिशियल इफेक्ट भी हैं। लेकिन अगर आप एक रिकमेंडेड डोज़ से ज़्यादा की तरफ जा रहे हो, तो इनके साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे कुछ भी चीज़ है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे आपका फूड हो, चाहे वो ड्रग्स हो। तो उसी को एनकाउंटर करने के लिए ना ये अमेंडमेंट किया है कि जैसे विटामिन सी की अगर हम बात करें, तो विटामिन सी जैसे स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अर्लियर जो इसका बाहर की कंट्रीज़ में डोज़ है, जो RDA है, वो 100 एमजी की बात करते हैं। इंडिया में हमने 60 एमजी पर केजी पे रखा हुआ है। लेकिन अगर हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके देखें, इवन 2000 एमजी तक भी अगर हम लेते हैं, तो हमें इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब फूड प्रोडक्ट्स में है। बट लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप मेडिसिन की तरह लेते हैं, फूड में जो विटामिन्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स में जो विटामिन्स हैं, उसका इश्यू नहीं आता। लेकिन अगर आप सिंपल विटामिन सी लेते हो, जैसे अभी वो लिम्सी की टैबलेट्स भी बहुत से लोगों ने लिया है, वो 1600 तक उसमें इसका डोज़ था। अगर इस तरह की आप 2 या 3 टैबलेट्स लेते हो, उसके साथ आप वो चीज़ें लेते हो जैसे हर्बल न्यूट्रिशन भी लेते हो, तो यू कैन फील सम सॉर्ट ऑफ साइड इफेक्ट। और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, दीज़ आर नॉट दैट मच हार्मफुल कि बहुत बड़े हैं, जस्ट लाइक सिंपली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कैन बी देयर, सम सॉर्ट ऑफ नॉज़िया, वोमिटिंग इज़ देयर। मोरओवर ये जो हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, विटामिन्स वगैरह, तो दे आर आल्सो अफेक्टिंग दिस आयरन एब्ज़ॉर्प्शन। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अब तक विटामिन्स के हम लोगों ने साइड इफेक्ट्स के बारे में कंसीडर नहीं किया गया था। लेकिन अब उसको कंसीडर करके दैट्स व्हाई देयर वाज़ ए कैप। ये कैप लगा दिया या एक लिमिट लगा दिया कि हम इतना आप रिकमेंडेड डोज़ तक जाओ। आपको जो भी प्रोडक्ट निकालना है, बिकॉज़ विटामिन्स को हम लोग ऐसा ठीक है, जब आप कीमोथेरेपी पे जाते हो तो आप कहते हो कि आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए। बट उससे भी ज़्यादा लोग इसको प्रोफाइलेक्टिकली ले रहे हैं। अभी तो सभी लेना शुरू हो गए कि चाहे कि विटामिन्स खाते रहो, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती रहेगी। उसको एनकाउंटर करने के लिए कि आपको जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उसमें कितने परसेंटेज है या रिकमेंडेड डोज़ के अनुसार है या नहीं है, ज़्यादा है या कम है, उसको सिर्फ चेक आउट करने के लिए ना ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स है। इससे लोगों को थोड़ा-सा अवेयर भी रहेंगे सो दैट कि इतना ही डोज़ रिकमेंडेड है और इतना ही हमें लेना है और मोर ओवर जो कंपोज़िशन है उसके अंदर भी इतना ही है। मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि आप 2000 एमजी से ज़्यादा डाल रहे हैं, 2500 एमजी डाल दिया, 3000 एमजी डाल दिया, क्योंकि उसका बेनिफिशियल इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं आना है। लेकिन एक चीज़ है कि ज़्यादा डोज़ की तरफ जाओगे तो साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएँगे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ये जी, रूल में जो बिल्कुल। अमेंडमेंट हुई है दैट इज़ रियली गुड। अभी सबके लिए बेनिफिशियल ही है ये। कोविड ने काफ़ी कुछ बदल दिया और हाँ, जो हाल विटामिन्स के की डोज़ भी हमारी रेगुलेट हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। अब हम लोग बढ़ते हैं एक बहुत ही अहम न्यूज़ की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। यहाँ पर सेशन 2019-20 में उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा डी फार्मा कोर्स में 25% ईडब्ल्यूएस सीट्स का प्रावधान किया गया था, जिसके लिए शासन की तरफ से बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी किया गया था। इन 25% ईडब्ल्यूएस सीट को ऐड करने के कारण जीकप जो कि एग्जामिंग काउंसिल है बीटी की द्वारा हर कॉलेज को 75% सीट पर एडमिशन क्षमता पर प्रवेश दिया गया था। सारे कॉलेजेस की यूपी में जो भी बीटी से एफिलेटेड थे उनको 75% की कैपेसिटी दी गई थी। बट इस महीने पीसीआई द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक संस्थान केवल अपनी क्षमता का 10% सीटों पर ही ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन ले सकते हैं। पीसीआई के सर्कुलर के आने के बाद आनन फानन में जीकप ने अपनी मैट्रिक्स को घटा के 25% से 10% कर लिया इस मंथ।
तो मैं डॉक्टर यूएस शर्मा सर से पूछना चाहूंगा कि पीसीआई और यूपीबीटी के बीच में इतना जो कम्युनिकेशन गैप है वो क्यों प्रतीत हो रहा है, और यूपी शासन के 1920 के इस निर्णय जो कि 25% ईडब्ल्यूएस कोटे की बात उन्होंने की थी, अब आगे पीसीआई के द्वारा कोई निगेटिव एक्शन तो नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल डॉक्टर आकाश, ये एक्चुअली ये पीसीआई और बीटी में ही कंफ्यूजन नहीं था, ये इंस्टीट्यूशंस में भी कंफ्यूजन था। क्योंकि इनिशियली क्या था कि जो एआईसीटी बोलता था, एआईसीटी ने कहा था कि हम 10% ऑफ अप्रूव्ड इनटेक का 10% देंगे। बहुत सारे जो शासन के जो भी नियम थे वो 10% के लिए बोल रहे थे। अब बीटी ने उसमें बीटी का भी जो अप्रूवल लेटर आया था, तो उसमें बीटी के अप्रूवल लेटर में भी अप्रूव्ड इनटेक 60 का ही था। पीसीआई का हमारे पास में जो अप्रूव्ड इनटेक था वो भी 60 का था, एआईसीटी का जो अप्रूव्ड इनटेक था वो भी 60 का था। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, एंड उसमें एक कंफ्यूजन ये और आ रहा था। सर मैं यहाँ रुकना चाहूंगा, जी, जितनी जी। भी एग्जामिंग अथॉरिटी है, आपकी जी, जी, एफिलेटिंग जरूर। यूनिवर्सिटी या बोर्ड है, वो आपको ईडब्ल्यूएस सीटें एफिलेशन लेटर में मेंशन करके नहीं देते हैं, वो अलग होती हैं। नहीं, मैं उसी पे आपको मैं अभी उसी पे मैं आपसे अभी वो करूंगा। तो एक्चुअली मैटर क्या था कि ये अप्रूव्ड इनटेक था ऐसे करके। तो जो भी हमारी गवर्निंग काउंसिल्स थी, तो उन्होंने बोला था कि अप्रूव्ड इनटेक पे आप 10% देंगे, वो ईडब्ल्यूएस का उसमें नहीं आएगा, बट ये था कि 10% देंगे। तो 10% सीधा सीधा से मतलब था कि आप 60 का इनटेक है तो 60 के इनटेक पे आप 6 सीटें ले लीजिए। तो उस तरीके से तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी इस कंफ्यूजन में थे कि हमें 6 लेनी है या फिर 25 लेनी है। एंड वो जो हमारी जो कंसर्न बॉडी थी जिन्होंने 25% के लिए बोला था, तो उनकी साइड से भी कुछ ऐसा क्लियर कट वो नहीं थे। जो भी उनकी गाइडलाइंस थी वो बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं थी। एक लेटर था सिंपली कहा ऐसे ऐसे करके आप 25% आप ले लीजिए। तो इसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ये एडमिशंस लिए थे, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी थे कि जिन्होंने एडमिशन लिए ही नहीं थे। सर मैं आपको उसके फिर बाद में रोकना एक बहुत बड़ा चाहूंगा, और एक कंफ्यूजन। एक बार मैं फिर आपको रोकना चाहूंगा। ये जो जीकप है, जी, जी। एग्जामिंग अथॉरिटी, जहां से एडमिशन इंस्टीट्यूट को मिलते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी में कोई मैनेजमेंट कोटे की सीट्स नहीं होती हैं। सारी की सारी सीट्स जो होती हैं वो जीकप के थ्रू फिल होके आती हैं। तो जीकप ने ही कॉलेजों को 75 सीट्स अलॉट की थी, तो इसमें इंस्टीट्यूट का अपना कोई रोल नहीं था सर। नहीं सर, वो तो था, लेकिन इसके बाद में जब 25% दी थी, तो 25% के बाद में पीसीआई को, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन पीसीआई में गए, तो पीसीआई ने बीच में इसमें फिर एक बहुत सारे लोगों को हियरिंग कमेटी में बुला लिया कि भाई आपने किस किस बेस पे आपने लिया है। गवर्नमेंट के जो भी आदेश हैं वो 10% के हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी कि हियरिंग कमेटी में बुलाया था, तो वो तो बीच में कोविड आ गया, तो उसकी वजह से वो भी सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं विड्रॉ हो गई। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये एक और है यूपी में कि अभी जो हमारी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, तो एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि इसमें जो ईडब्ल्यूएस की सीट है वो 3 की है। क्योंकि उनका जैसे बीटी ने अभी एक्चुअली जो पहले स्टार्टिंग में 25% था, 25% 15 सीटें बढ़ा लीजिए। उसके बाद में जब पीसीआई का, जैसे आपने बताया कि पिछले महीने पीसीआई का लेटर आया, तो पीसीआई के लेटर के अकॉर्डिंगली 10% उन्होंने कर दिया, तो 10% के हिसाब से 6 सीटें कर दिया। अब हमारी जो एफिलेटिंग बैचलर लेवल पर अगर आप बात करते हैं, तो बैचलर लेवल पर जो हमारी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है उसने 3 सीटें बढ़ाई है। क्योंकि उनका उसमें ये वो है कि एक स्पष्टीकरण ये है कि हम जो 60 का इनटेक है फॉर एग्जांपल, तो 60 के इनटेक पे जो जनरल का है वो 50% जनरल की सीटें हैं और 50% ओबीसी, एससी और एसटी की है। तो जो ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी मिला है, ईडब्ल्यूएस का बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए, तो 10% जनरल का। तो इनटेक में 50% सीटें का मतलब हुआ कि जो 30 सीटें हुई जनरल की हुई, तो 30 सीटों का आप 10% लेंगे, तो इस तरीके से 10 सीटें बढ़ाई। तो वो एक बड़ा ही डिलेमा में है कि पता चल रहा है कि एक हमारी डिप्लोमा लेवल की जो हमारी बॉडी है तो वो 6 सीटों पे कर रहा है। उसके बाद में जो बैचलर लेवल की जो हमारी गवर्निंग बॉडी है वो 3 सीटों के लिए कह रहा है। तो ये एक बड़ा ही कंफ्यूजन वाली बात है। तो इसमें अभी कुछ एक ऐसा क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि सारी की सारी बॉडियों को एक जैसा होना चाहिए, या तो 6 ही हो। अब जैसे पीसीआई ने भी बोला है, तो पीसीआई ने सीधा सा बोला है कि आप 10% अप्रूव्ड इनटेक का 10% ले लीजिए। अब ऑलरेडी कोई कैटेगरी 10% बोल रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी की कितनी सीट है आपके अप्रूव्ड इनटेक में, उसके हिसाब से 10% देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पीसीआई को भी इसमें क्लियर कट करना चाहिए कि 60 के इनटेक पे या 100 के इनटेक पे आधी सीटें एससी, एसटी और ओबीसी की होती हैं, और जो आधी सीटें होती हैं वो जनरल की होती हैं। तो जनरल पे आप 10% लीजिए।
तो वो एक बड़ा ही कंफ्यूजन वाली स्थिति है। एनीवे किसी भी तरीके से जो 15 वाला था, 15 सीटें जो बढ़ा दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल था। बट अगर आप फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वो लोड बढ़ रहा था उस पर, क्योंकि कोई एडिशनल या तो एडिशनल स्टाफ के रिक्रूटमेंट वाली बात होती तो एडिशनल स्टाफ का रिक्रूटमेंट होता, या फिर उसकी फैसिलिटी वाली बात होती, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे 20 का रहता है कि अगर आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो 20 का बैच रहता है, अगर आप 20 से ज्यादा करते हो तो आपको 2 स्टाफ लगाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल्स में भी जब बैच बनाते हो तो वहां पे भी कहीं ना कहीं यही था कि एग्जिस्टिंग स्टाफ में आप इनके बैचेस बनाइए, और ये कहीं ना कहीं उस पर फैकल्टी पे इसका वर्कलोड बढ़ रहा था। तो मेरा तो एक यही राय है कि एक क्लियर कट ये रहना चाहिए कि जो भी हमारी बैचलर लेवल की जो भी बॉडी है या फिर हमारी डिप्लोमा लेवल की जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी इवन पीसीआई है, इसमें क्लियर कट ये बोले कि भाई ऐसे ऐसे करिए। आप जनरल का है 10%, तो उस पर क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए। तो अभी जो 10% अप्रूव्ड इनटेक का है, तो ये भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ना कोई अभी लैकुनास है। तो मेरा एक यही ओपिनियन है। जी बिल्कुल। बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि आगे पीसीआई और एफलेटिंग बोर्ड और यूनिवर्सिटीज के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो और लोग मिलके काम करें। मैं रणदीप दहिया सर से पूछना चाहूंगा कि सर शासन की गलती की वजह से जो 75 एडमिशन लिए गए लास्ट ईयर यूपी के जो डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेजेस में, तो क्या पीसीआई को अधिकार है कि वो आगे सीटों को न्यूट्रलाइज कर दे? नहीं, देखो, अधिकार की बात तो ये है कि मेन कंसर्न ये है कि जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसका जी। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी तो अगर ये वाली चीजें हैं कि चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से है या वो पीसीआई की तरफ से है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया उसके बीच में स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। और आगे के लिए ये, जैसा डॉक्टर शर्मा ने भी कहा, ये पॉलिसी क्लियर अप होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये अगर डिसीजन लिया था ईडब्ल्यूएस की सीट के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जस्ट टू सॉर्ट आउट दिस थिंग विद द पीसीआई आल्सो। अकेले कॉलेजेस के लिए कुछ वो पास करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो काम नहीं कर सकता इतना। जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो वो इसको मतलब एक स्पेशल केस में कंसिडर करके भी, बस स्टूडेंट का वो जो टाइम पीरियड है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और पीसीआई चाहे तो इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। एटलीस्ट आपको एक बैच के लिए ही करना है, अगले बैच के लिए आप उसको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करें ताकि आने वाले टाइम में कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये जो बच्चे ऑलरेडी हैं, इनके लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम लोग अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 23 नवंबर 2020 से डॉक्टर शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी सर, बताइए सर। डॉक्टर नहीं, शर्मा मुझे लग रहा है कि जो कुछ पीसीआई का रहेगा, तो मुझे लग रहा है डॉक्टर दहिया ने जो कहा है कि जो हमारे एडमिटेड स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है सुपर न्यूमरी सीटों पे, आई मीन जो 15 एडमिशंस ले लिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पीसीआई से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आते हैं जब लोग हम इंस्पेक्शंस वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कभी कभी वो कोर्ट के थ्रू या कैसे भी वो एडमिशंस ले लेते हैं, तो उन सीटों पे तो नहीं जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो अभी आने वाले कमिंग बैचेस में जो अपकमिंग बैचेस हैं, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जैसे 15 एडमिशन है, तो इन पे तो मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अभी बैचेस आएंगे, तो हो सकता है कि उनमें कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज कर दे, उतनी सीटों को वो कम कर सर, दे। जैसे 15 सीटें 6 सीटें होनी चाहिए थी, या फिर जो भी अगर वो बनेगा, तो वही वो हो मेरा सकता क्वेश्चन है भी कि वो था। एक चीज हो कि उनको जो बिल्कुल, अभी वही जो मेरा बैचेस क्वेश्चन आने भी था वाले कि हैं, फ्यूचर में वो लेकिन वो इम्पैक्ट मेरे ना हिसाब करे। से वो सब चीजें होंगी। हाँ, बट चूंकि यहाँ नहीं, पर बच्चों पे शासन कोई फर्क इन्वॉल्व नहीं है, पड़ेगा, बच्चों पे जो एडमिटेड शासन स्टूडेंट है इन्वॉल्व है और पूरी की गवर्नमेंट जी जी। के थ्रू ये सारी चीजें हुई हैं, तो पीसीआई को भी सपोर्ट करना चाहिए इस मैटर में। हम लोग अगली न्यूज की नहीं, तरफ मेरे बढ़ते हैं। हिसाब से जो बच्चे एडमिटेड हैं, जी जी, जरूर। जी, हम लोग अब बोलिए। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 23 नवंबर से सभी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग फार्मेसी कॉलेजेस को स्टूडेंट के लिए ओपन करने का आदेश पारित किया है और स्टूडेंट की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी स्टार्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। बट
but in the capital letters. इंस्टीट्यूट को कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो भी करना है, उसके साथ ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मेरा सवाल है डॉक्टर शैलेश जैन सर से कि इस गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज रीओपन करने में मैनेजमेंट, शिक्षकों एवं छात्रों को किन-किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा है, और इन प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए सर, गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से कॉलेज खोलना चाहिए थे 23 तारीख से। हम अपनी बात करें तो हमने 23 तारीख से कॉलेज खोलने का नोटिस लगाया, स्टूडेंट्स को कन्वे किया। 24 तारीख से इंतजार किया सर, अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं है। हम बार बार कन्वे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि देखिए क्या होता है कि ये सिचुएशन तो चलेगी सर, अब इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। कितने जल्दी एडॉप्शन कर रहे हैं हम उसको, उतना हमारा नुकसान कम हो जाएगा। अदरवाइज किसका लॉस हो रहा है? आज स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। ये जीवन के अनमोल 6 महीने की जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, ठीक है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पर जो व्यवस्थित तरीके से प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, जो इंटरेक्शन होना चाहिए, उसमें कमी आ रही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को ही कहना चाहूंगा, उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि हमें अब इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। मैं आज कोई पहला वायरल डिसीज नहीं है कोविड, इसके अलावा भी कई वायरल डिसऑर्डर्स होते रहे हैं। हर साल हम सभी वायरल फीवर से सफर करते हैं, 2-3 दिन के बाद हम अपने नॉर्मल काम पे लौट जाते हैं, और हमने उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लिया है। अब इसके साथ भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए यस, जो तैयारियां हैं, जो सावधानियां हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा हैं। इसके साथ सावधान हो रहे हैं हम लोगों ने तो 25-25 स्टूडेंट के बैच प्लान कर लिए थे टीचिंग के लिए। एक बेंच छोड़ के बैठाएंगे, बिल्कुल ओबे करवाते उसको, पर बच्चे के पेरेंट्स ही तैयार नहीं हो रहे। इवन आई एम नॉट हैविंग डेयर टू सेंड माय बार्ड टू द स्कूल। It will take some time, but yes, we have to live with it. We have to adopt the new normal. परेशानियां तो नहीं है सर, ऐसी कोई परेशानी। जैसे जैसे हम किसी चीज की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम उसको ओवरकम भी करते हैं। हमारे मनुष्य की प्रवृत्ति है, परेशानी दूर से बहुत बड़ी दिखाई देती है, पर जैसे ही हम उसके करीब आते हैं, हम कितना भी बड़ा पहाड़ हो, हम उसको चढ़ते चले जाते हैं। तो वैसे ही है सर, जैसे ही सब चीजें नॉर्मल कुछ होना नहीं है, नॉर्मल हमको करना है, हमको अपना माइंडसेट चेंज करना है। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अपना माइंडसेट चेंज करें, स्टूडेंट कॉलेज आए, बिल्कुल ना डरें। डरना नहीं है, सावधान रहना है, और इसको एक ऐसा मौका मत समझें कि अभी रेस्ट मिल रहा है, अभी पढ़ना नहीं पड़ रहा है, कुछ दिन और रुक जाते हैं। इन सब बातों से स्वयं का नुकसान है। कॉलेज आइए, बिल्कुल आइए। हम लोग भी उतने ही रिस्क पे हैं जितने रिस्क पे स्टूडेंट हैं हमारे। हम सब मिलके लड़ेंगे, हम सब मिलके अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। रिस्क और के कोई साथ पैनल साथ एक्सपर्ट? डॉक्टर साहब जी, इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर सीरियसली सब प्रिकॉशन ली जाए ना, तो मुझे लगता है कि जैसा डॉक्टर जैन भी बता रहे हैं, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है कि दैट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस और वी कैन नॉट मैनेज विद दिस सिचुएशन। दिस इज टोटली मैनेजेबल, बट ओनली थिंग इज दैट वी शुड बी वेरी मच सीरियस। अगर थोड़ा सा भी लैक्सिटी किसी भी पॉइंट पे है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्टूडेंट या किसी भी वजह से, तो फिर ये जो एक ब्लेम आएगा कि दैट आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो एज वेल एज यू आर टीचर, मोर ओवर यू आर फ्रॉम द हेल्थ केयर सेक्टर, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो स्टूडेंट को लाना तो बहुत जरूरी भी हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है, बिना स्टूडेंट के आपको कॉलेज जाना भी बड़ा एक कॉफत सी महसूस होती बिल्कुल है। सर, यहाँ देखिए क्या प्रिकॉशन है, बहुत जरूरी कोई भी चीज जब बदलती है, कोई भी चीज बदलती है, चेंज इज ऑलवेज रजिस्टेबल, चेंज इज वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट। है। ये ट्रेनिंग हमको सबसे पहले अपने स्टूडेंट को देनी है। अब हम वैसे गले नहीं मिल सकते, अब हम वैसे हाथ नहीं मिला सकते। ये बात दिमाग में घर कर जानी चाहिए, उसके बाद हमको कोई तकलीफ नहीं होने वाली।
पर हम ये चाहें कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, हम वैसे ही रहें, तो फिर कुछ नुकसान है। बिल्कुल हमको बिल्कुल। बदलना पड़ेगा, हमको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और चीजें ठीक होंगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, सभी से हमारा आग्रह है कि आप लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खासतौर से स्टूडेंट्स अपनी पानी की बोतल घर से लेकर आएं, क्योंकि जो वाटर कूलर पे लोग लाइन लगाते हैं वहां पे इन्फेक्शन फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। अगली न्यूज पे मैं आता हूँ। ये जो ईयर 2020 का नवंबर मंथ है, ये सेलिब्रेशन और फेस्टिवल से लबरेज रहा है। इस मंथ दिवाली रही, छठ पूजा रही, इन जैसे फेस्टिवल पर लोगों का उत्साह कोविड होने के बावजूद फिर से देखने को मिला। तो हमारी अगली अपडेट इसी उत्साह और सेलिब्रेशन को दर्शाती है। नवंबर 16 टू 22 पूरे देश में फार्मासिस्ट प्रोफेशनल एवं स्टूडेंट्स द्वारा नेशनल फार्मेसी वीक बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कोविड इन्फेक्शन की वजह से इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज्यादा उपयोग किया गया। तो मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैम से इस विषय पर अधिक जानकारी और इस वर्ष की थीम के बारे में पूछना चाहूंगा। हाँ जी सर, एक्चुअली इस बार 59th नेशनल फार्मेसी वीक मनाया गया, जिसका थीम था फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। इसमें फार्मासिस्ट के इम्पोर्टेंस, एम ही यही था कि फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंस को सोसाइटी के सामने लाना और उनको थैंक यू बोलना, जो फ्रंट लाइन कोविड के दौरान रहे हुए हैं उनको एक्नॉलेज करना, उनको थैंक यू करना, ये हमारा मेन इस बार थीम के उसमें आता था, फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो उसमें ये है कि हमारे जो अगर हमें ये समझना होगा कि फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस सोसाइटी में क्या है, और हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि अगर फार्मासिस्ट नहीं होते तो कोई मेडिसिन नहीं होती, अगर मेडिसिन नहीं होती तो कोई स्वस्थ भारत की हम जो एक आगे इमेज बना के चलेंगे, या हमें आगे सोचना है कि हम पूरे देश में स्वस्थ भारत को लेकर आएंगे, अभियान जो चलाना है, तो उस चीज को हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है, और इसकी रोल को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए इस नेशनल फार्मेसी वीक एवरी ईयर मनाया जाता है, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ड्यूरिंग नवंबर मंथ में, जो कि 3rd वीक में मनाया जाता है। और इसमें डिफरेंट इस बार नेचुरली हम कोविड की वजह से बच्चों के साथ डायरेक्ट हमने सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, पर हमने काफी जैसे प्रोग्राम रखे थे, सेमिनार्स किए, ग्रुप डिस्कशन किया, टॉक्स रखे, फिर डिबेट कंपटीशन किया, ऐसे राइटिंग रखा, डांस, सिंगिंग, सारी चीजें रखा ताकि बच्चों के साथ कनेक्ट रहें ड्यूरिंग कोविड आउटब्रेक। तो मेन यही था कि इस बार का जो थीम क्या था उसको हमें फार्मासिस्ट को थैंक यू करना था, इसकी वजह से ये थीम को चुना गया था, फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। जैसा कि अब हम सब देख रहे हैं, कोरोना काल में हर किसी को इस बात का ज्ञान और एहसास हो चुका है कि हमारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो सिर्फ हेल्थ ही बचेगी जो आपको आगे लेके जाएगी। हमारी अगली अपडेट इसी विषय पर है। एक सर्वे के अनुसार लोग बड़ी संख्या में हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मेरा सवाल है डॉक्टर दहिया सर से कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है, और कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़ने की वजह क्या है? कोरोना काल में तो हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ने की सबसे बड़ी प्रक्रिया यही है कि बिकॉज अभी अगर हम कोरोना के ट्रीटमेंट की भी बात करें कि जैसे अब एवरीबॉडी इज हैविंग देयर ओन स्टोरी कि लोगों को कोरोना हुआ, वो ट्रीटमेंट के लिए गए, हालांकि उस बीमारी के लिए आपने 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा किया है जिसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। और
किसी भी आम आदमी के लिए, जैसे हमारे कंट्री में क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और की तरफ से नहीं है। किसी भी आदमी के लिए हॉस्पिटलाइज़ होने का मतलब ये है कि आपका किसी भी चीज़ के लिए 2 से 4 लाख एक मिनिमम से माइनर एलिमेंट्स के लिए भी होना पॉसिबल है। तो मेडिकल इंश्योरेंस तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक जिसके लिए अफोर्डेबल है, उनको लेना चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस कोरोना काल में स्पेसिफिकली लोगों ने इसलिए भी लिया है बिकॉज़ अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, उसकी बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, किसी के लिए 10 से 15 लाख का ट्रीटमेंट अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने आज तक नहीं लिया था, मैंने भी अभी कोरोना काल में ही इंश्योरेंस लिया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस यू कैन से इट इज़ अ फोबिया ओनली फियर, कि ओनली फियर। अब इतना ज़्यादा एक्चुअली क्या मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के ऊपर और इन सब को लिए ना मतलब थोड़ा-सा मेडिकल इंश्योरेंस इज़ लिटिल बिट ऑफ सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ सर कि मैं एक अगर आप जानकारी आपसे चाहूंगा, मुझे हाँ अपडेट जी। नहीं है। क्या ये इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कोविड को वो कर रही हैं अपने हाँ, इसमें ये पैकेज अभी में? मेंशन करना शुरू किया है इन्होंने। जी जी। इवन जो कंपनियों की पहले ये था कि दैट जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, उनके बाद में अपडेट्स आए कि दैट अगर आपको कोविड वाली सिचुएशन भी है, देन हमारी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्योंकि पहले जो पॉलिसीज़ थी उसमें कोविड का नाम कहीं नहीं था। लेकिन बाद में सबकी अपडेट आई कि हम इसमें भी आपकी इंश्योरेंस में ये कोविड भी कवर होगा। ओके। हम उसको भी कवर करेंगे। तो अब सबने कर लिया है बिकॉज़ अभी क्या है, अब ये कोविड की वजह से भी इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा मतलब कि यू कैन से द पीपल्स आर बाइंग फॉर दैट। तो वो लोग कंपनी अपना एडवर्टाइज़मेंट भी कर रही है, लोगों का अपना फोबिया भी है कि दोनों म्यूचुअली देखा जाए तो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, जिसको लगता है अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल पता है बिल्कुल, आजकल कॉर्पोरेट इट इज हॉस्पिटल का बेनिफिशियल, जो अल्टीमेटली इट इज नहीं हाँ, बेनिफिशियल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का जो हाल है ना आप जानते जी। ही हैं। और कोई पैनल एक्सपर्ट इस पर कुछ बात रखना चाहते हैं? शैलेश जैन सर। नहीं सर, ठीक है सर। इंश्योरेंस ओके। मैं तो शुरू से पक्षधर रहा हूँ, मैं तो ओके। 2000 से हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हूँ। तो दहिया सर का आप सही कहना है, जिसकी जैसी फोबिया है या अफोर्डेबिलिटी है, जिसको जैसे फैमिली बैकग्राउंड है जिसका, या जो भी लिमिटेशंस है उसके हिसाब से आदमी को इंश्योरेंस प्लान करना चाहिए अपना। तो अगर बिल्कुल। कोई बहुत हेल्दी है, किसी को लगता है कि नहीं है जरूरत, तो कोई जरूरत नहीं है। पर यस, किसी को हुँ, फियर है, दिक्कतें हैं, तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आज हाँ, इंश्योरेंस इंश्योरेंस में जो बढ़ोतरी आई थी वो सही कहा सर ने। वो 15 लाख रुपए जो खर्चे की जो न्यूज आती थी ना हॉस्पिटल की, उस कारण से सबने इंश्योरेंस में, जैसे सर बोल रहे हैं, इसमें एक बात मैंने बताना खुद ली। चाहूंगा कि यस, इंश्योरेंस कंपनियां इतनी सीधे से किसी को क्लेम रिएम्बर्स नहीं करना चाहती हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी सर। सुप्रीम कोर्ट जी। ने इंटरवीन किया कि यू कैन नॉट रिफ्यूज द इंश्योरेंस ऑफ कोविड। तो उसके बाद फिर हर कंपनी ने हमको मैसेज किए कि यस, कोविड इज आल्सो कवर्ड नाउ। किसी ने 200 रुपए भी ले लिए उस बात के, ओके कि ओके। आपको कोविड और ऐड करना है तो 200-300 रुपए जी दे दो। दैट इज द अपॉर्चुनिटी। पर यस, हुँ, कोर्ट ने दिलवाया था वो। जी। तो इन्हीं ज्वलंत प्रश्नों के साथ आज हम अपना प्रोग्राम खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। हमारे जितने भी पैनल एक्सपर्ट्स थे, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपके डिस्कशन से उनको काफी कुछ फैक्ट समझ में आए होंगे। और अगले महीने, नेक्स्ट मंथ लास्ट डेट 31 दिसंबर को हम फिर से आएंगे दिसंबर मंथ की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए फार्मा लोग और फार्मा विजन की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। ओके। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर थैंक आकाश। यू वेरी मच। थैंक यू सभी पैनलिस्ट को। थैंक यू सो थैंक मच। यू।